Hello everyone. Today my topic for the video is English the best language to study law? क्या अंग्रेज़ी भाषा सबसे अच्छी भाषा होती है लॉ के करियर के लिए या लॉ की पढ़ाई के लिए? तो आइए आज इस संबंध में मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूंगी और उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपके सामने लिखित तौर पे भी आएंगे। उसको आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं और उसको सुन करके समझ के यूज़ भी कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो बहुत लोगों ने पूछे हैं इस संबंध में वो इस प्रकार हैं। इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज टू स्टडी लॉ, इज़ इट सो? व्हाट इज़ लीगल इंग्लिश? लीगल इंग्लिश क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन लीगल इंग्लिश एंड रेगुलर इंग्लिश। ये दो इंग्लिश टाइप्स यानी लीगल और रेगुलर इंग्लिश के बीच में क्या फ़र्क है? डज स्टडी ऑफ लॉ रिक्वायर गुड कमांड ओवर इंग्लिश? तो क्या ये ज़रूरी है कि लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लिश के ऊपर बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए? रेलेवेंस ऑफ इंग्लिश इन लॉ। इंग्लिश भाषा लॉ में या लॉ के करियर में किस हद तक रिलेवेंट है, किस हद तक उपयुक्त है, क्या उसका किस हद तक यूटिलिटी है? तो आइए हम सब इन क्वेश्चंस को लेकर के आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आई जस्ट ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज टू स्टडी लॉ। तो क्या इंग्लिश भाषा सबसे अच्छी भाषा है लॉ पढ़ने के लिए? आइए इसका जवाब देखते हैं। लॉयर्स आर कोर एडवोकेट्स फॉर देयर क्लाइंट्स। While knowledge of law is obviously very important, expressing that knowledge in an effective manner separates excellent lawyers from the mediocre ones. Most legal situations are not black and white, in which one answer is correct and the other is clearly incorrect. Rather, most legal situations are argued in shades of grey, where a decision maker must choose the best answer from number of possible plausible options. A lawyer who cannot convey why his her position is correct, or at least the best available option, will often lose to those who can do so. मतलब लॉयर्स पूरे को पूरे प्योरली एडवोकेट्स होते हैं अपने क्लाइंट्स के, जबकि इस बात को पूरा करने के लिए उनको लॉ की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अब इस नॉलेज को अगर बहुत इफ़ेक्टिवली आपको एक्सप्रेस करना है तो ये जो एक्सप्रेशन स्टाइल है, अपनी बात को प्रेजेंट करने का तरीका है, यही आपको एक एक्सीलेंट लॉयर बना सकता है या फिर आपको एक मीडियोकर लॉयर बना सकता है। बहुत सारी जो लीगल सिचुएशंस होती हैं वो बिल्कुल ब्लैक और वाइट यानी राइट और रॉन्ग में आप एनालाइज नहीं कर सकते। आप किसी एक चीज़ को बिल्कुल सही और दूसरी चीज़ को बिल्कुल ही गलत है ऐसा आप नकार नहीं सकते हैं। जबकि ज़्यादातर जो लीगल सिचुएशंस होती हैं, जो केसेस होते हैं, वो सारे आर्ग्यूमेंट्स कहीं ब्लैक और वाइट के बीच के शेड्स में होते हैं, यानी कि शेड्स ऑफ ग्रे, यानी उसमें कुछ सच भी होता है और कुछ झूठ भी हो सकता है। और जो डिसीजन होता है कि बेस्ट आंसर क्या है, बेस्ट डिसीजन क्या है, ये तो लॉयर के आर्ग्यूमेंट और जज के डिसीजन पे बेस्ड होता है। तो पूरी बात यह है कि अगर लॉयर अपनी बात को पुख्ता तरीके से या जितनी अच्छी तरीके से वो रख सकता है
वही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि वो अपना केस जीतेगा या हारेगा। और अगर कोई लॉयर ऐसा नहीं कर पाता है, वो अपनी बात को इफ़ेक्टिवली या पूरे दमखम के साथ प्रेजेंट नहीं कर पाता है, तो फिर वो एक मीडियोकर या एक लो कैडर का लॉयर बन के रह जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ लीगल इंग्लिश? लीगल इंग्लिश क्या है? इट इज़ वन ऑफ मैनी फॉर्म्स that is used in law. It is a technical language specifically originated as a language of legal professionals such as judge, lawyers, legal assistants, attorneys. Legal English is not a native language of these professionals, therefore required to learn this language from a technical context in order to perform well in field of law. अब भाई लीगल इंग्लिश क्या होता है? ये एक फॉर्म ऑफ इंग्लिश है जो कि लॉयर्स यूज़ करते हैं, जो कि लॉ के करियर से रिलेटेड लोगों को यूज़ करना होता है। ये एक तरह की टेक्निकल भाषा है। आम भाषा, आम इंग्लिश या रेगुलर इंग्लिश से ये अलग होती है और ये स्पेसिफिकली बनाई गई है, ओरिजिनेटेड हुई है एज अ लैंग्वेज ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स। लीगल प्रोफेशनल्स यानी कि जज, लॉयर्स, असिस्टेंट्स, अटॉर्नीज एक्सेट्रा। जो भी व्यक्ति लीगल इंग्लिश जानता है, ज़रूरी नहीं कि उसकी वो नेटिव भाषा हो, मातृभाषा हो। लीगल इंग्लिश एक ही है, जबकि नेटिव लैंग्वेज हो सकता है आप बिहार से हों, हो सकता है आप भोजपुरी बोलते हों, हो सकता है आप क्रिश्चियन हो तो इंग्लिश बोलते हों और ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हों, हो सकता है आप बुंदेलखंड से हैं तो बुंदेलखंडी बोलते हों। तो भाषा आपकी नेटिव तो कोई भी हो सकती है, लेकिन लीगल इंग्लिश सबके लिए कॉमन है और यही वो बात है जो लीगल इंग्लिश को ताकतवर और बड़ा बना देती है। सो देयरफॉर इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ देम टू लर्न दिस लैंग्वेज फ्रॉम अ टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट, ताकि वो अपनी फील्ड में यानी लॉ की फील्ड में परफॉर्म अच्छा कर सकें, सक्सेसफुल हो सकें। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड रेगुलर इंग्लिश। आखिर रेगुलर और लीगल इंग्लिश के बीच में क्या फ़र्क है? इवन व्हेन वी टॉक about the English being spoken in two different regions, we can easily analyze the difference between the two. जब भी हम इंग्लिश दो अलग अलग जगहों के लोग बोलते हैं तो हम आसानी से ये फ़र्क तो बता सकते हैं कि इंग्लिश जो ये बोल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। एग्ज़ाम्पल, देयर आर सर्टन टर्मिनोलॉजीज इन ब्रिटिश इंग्लिश एंड यूएस इंग्लिश विच डिफर ग्रेटली। This can lead to confusion if British lawyer is practicing law in US. तो ब्रिटिश इंग्लिश और यूएस इंग्लिश में कुछ ना कुछ तो फ़र्क है और कुछ टर्म्स के मीनिंग अलग है। तो अगर मान लीजिए कोई ब्रिटिश का लॉयर यूएस में प्रैक्टिस कर रहा है तो उसकी तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, उसको तो बड़ा मीनिंग डिफ़र हो जाएगा। हाउएवर, लीगल इंग्लिश कैन रिमूव such situations by providing a common vocabulary. तो लीगल इंग्लिश क्या करती है? ये आपको एक कॉमन वोकेबलरी प्रोवाइड कर देती है ताकि आपके जो देश और जगह की बाध्यता है वो समाप्त हो जाए और आप फिर उतनी ही एफिशिएंसी के साथ किसी भी दुनिया के कोने में लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक छोटे से सिटी से बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। लीगल इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर परस्यूइंग लॉ करियर रिगार्डलेस ऑफ कंट्री और रीजन, बिकॉज नाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ अकर्ड। अ लॉट ऑफ पीपल स्टडी फ्रॉम वन कंट्री एंड अप्लाई देयर स्किल्स इन अनदर country, either due to employment or residential status. Then it becomes inevitable that you be
You should be able to communicate well while interacting with others. तो आज की दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है, देश की सीमा नहीं रह गई है। हर व्यक्ति पढ़ लिख करके अपनी स्टडीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए और आगे के जो उसके उपाय हैं, जो उसका सक्सेस करियर है, उसको परस्यू करने के लिए वो देश के बाहर भी काम करता है और देश में भी अन्य जगहों पर भी जाता है। तो अगर लीगल इंग्लिश आपको आती है लॉ के करियर के संबंधित, तो आप कहीं पे भी बिना झिझक के पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं। और अगर आप केवल नेटिव लैंग्वेज तक सीमित हैं, तो मजबूरी में आप किसी एक जगह ही काम कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप उस भाषा को यूज़ करेंगे तो अगला तुरंत समझ जाएगा कि आप किसी एक विशेष जगह से ही बिलोंग करते हैं। एंड देन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स will arise. Does study of law require good command over English? क्या लॉ की पढ़ाई में इंग्लिश के ऊपर अच्छा कमांड होना ज़रूरी है? I say yes. English does help you in a much more grand way. इसका जवाब हाँ है। While the business transacted in lower judiciary is normally in prevalent vernacular language of the area, but higher judiciary still deliver judgments in English. क्योंकि जो भी लोअर जुडिशरी होती है उसमें तो वर्नाकुलर या रीजनल लैंग्वेज अलाउड है, लेकिन जो हायर जुडिशरी है वहाँ के जजमेंट्स अभी भी इंग्लिश में ही दिए जाते हैं और आपको जो भी प्रेजेंट करना है डॉक्यूमेंट, वो भी आपको इंग्लिश में ही प्रेजेंट करना पड़ता है। इट इज़ दीज जजमेंट्स which display the real nature of provision of status, और इन्हीं जजमेंट से जो रियल नेचर होता है स्टैच्यूज़ का वो पता चलता है। बेयर एक्ट्स which are available in other languages also would only give the information about law. The law has been legislated, not about its implementation. तो जो बेयर एक्ट्स हमको मिलते हैं पढ़ने को, वो भी केवल उस कानून की एज इट इज़ शब्दशः जानकारी आपको दे देते हैं, लेकिन वो कानून इम्प्लीमेंट किन किन तरीक़ों से किया जा सकता है या किया गया है, इसके बारे में वो बेयर एक्ट आपको कोई जानकारी नहीं देता। ये तो आपको जानकारी तभी लगेगी जब आप लीगल इंग्लिश में अभ्यस्त होंगे। मोरओवर, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरप्रिटेशन बिटवीन लॉ एंड as stated in English and any other language, law as stated in English to be prevailed. यानी अगर मान लीजिए कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है और वो कॉन्फ्लिक्ट का इंटरप्रिटेशन इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ है और कोई अन्य भाषा में हुआ है, तो फिर जो लॉ इंग्लिश में लिखा है वही प्रिवेल करेगा, अन्य भाषा वाले को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। As regards spoken English, as stated earlier, business transacted in high courts and supreme courts is in English. Petitions submitted are in English and arguments before court are in English. Command of spoken English would be definite help to you. तो जहाँ तक इंग्लिश की बात है, जो भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में बिज़नेस ट्रांजैक्ट होते हैं वो सारे ही सारे इंग्लिश में होते हैं। लोअर कोर्ट्स में आप ज़रूर वर्नाकुलर लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। जितनी भी पटिशन सबमिट होती हैं वो भी इंग्लिश में होती है, जितने आर्ग्यूमेंट्स किए जाते हैं कोर्ट्स में, इन कोर्ट्स में, वो भी इंग्लिश में ही होते हैं। तो अगर आप लीगल इंग्लिश जानते हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। नाउ द रेलेवेंस ऑफ इंग्लिश इन लॉ। Now let's list down that why is English relevant in law. English is of highest importance in law and legal profession because, firstly, we have inherited the present legal system from Britishers whose native language is English. क्योंकि हमारा जो भी पूरा सिस्टम है लीगल सिस्टम वो हमें ब्रिटिशर्स को कॉपी किया है
और ब्रिटिशर्स की नेटिव लैंग्वेज थी इंग्लिश, तो उन्होंने जो भी कुछ बातें रखी, कही और लिखी गई हैं वो बहुत कुछ इंग्लिश ही पे बेस्ड है, इसलिए भी हमको इंग्लिश की रेलेवेंस ज़्यादा महसूस होती है। सेकेंडली, आवर लॉज आर प्राइमरली ड्राफ्टेड इन इंग्लिश and then translated into regional languages like हिंदी। तो हमारे जितने भी लॉज हैं वो इनिशियली तो इंग्लिश में ही लिखे गए हैं और फिर बाद में उसको अदर रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता है। और मान लीजिए अगर ट्रांसलेशन एक्यूरेट नहीं हुआ तो फिर बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है, बहुत बड़ी दिक्कत आने लगती है। थर्डली, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स यूज़ इंग्लिश एज इट्स लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अभी भी इंग्लिश को ही अपने लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फोर्थली, in order to understand the reasons, objects, history and rationality of most of the laws, one needs to look at English speaking countries। हमें बार बार अगर अपना ऑब्जेक्ट, रीज़न, हिस्ट्री, उसका इतिहास उठाकर देखना है कानून का, तो बार बार हमको इंटरनेशनली उस चीज़ को देखना पड़ता है और हमें इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की तरफ ध्यान देना पड़ता है, उन्मुख होना पड़ता है। फिफ्थली, lawyer success in their profession depends upon his ability to convince others on his point, and it is impossible without local plus Hindi plus English depending upon the court। तो पांचवी और इम्पोर्टेंट बात कि जो लॉयर्स का सक्सेस है अपने प्रोफेशन में वो बेस होता है लोकल भाषा की जानकारी, हिंदी भाषा की जानकारी और इंग्लिश, तीनों ही भाषाओं की जानकारी पे। कहीं भी कमी रह जाती है तो फिर दिक्कत आने लगती है। सिक्सली, नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन द कंट्री एंड यू वुड मीट फेलियर विदाउट इट। छठवां सबसे बड़ा बात है कि जो आज की हमारी पढ़ाई है उसमें इंग्लिश नोइंग एंड इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आर इंक्रीजिंग रैपिडली। तो हमें हमारे देश में ही ये कमी महसूस होने लगी है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो इसलिए भी इंग्लिश का नॉलेज आपको पर्याप्त मात्रा में अच्छी तरह से होना चाहिए। सेवेंथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज abundant material in English is available in law and legal subjects। तो बहुत सारा इंग्लिश में मटेरियल अवेलेबल है लीगल सब्जेक्ट्स के ऊपर। और 6 पॉइंट को कंटिन्यूएशन करने में आगे थोड़ा सा है, विदाउट अ बेसिक स्किल इन इंग्लिश अ लॉयर हु हैज़ स्टडीड इन अ वर्निकुलर मीडियम कैन ओनली गो सो फार while practicing law in local language, helps certain groups of clients. The lawyer himself has to be reconciled to spending his entire career practicing in the lower courts। तो अगर कोई लॉयर केवल वर्नाकुलर मीडियम यानी रीजनल लैंग्वेज में ही अभ्यस्त है, लीगल इंग्लिश में हाथ उसका टाइट है, तो फिर उसको अपना पूरा जीवन लोअर कोर्ट्स में ही छोटे मोटे करियर्स में बिताना पड़ेगा। The most recent draft on National Education Policy 2019 suggests that state law colleges consider offering bilingual education for future lawyers and judges in English and state language। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 की है उसमें गवर्नमेंट ने बायलिंगुअल एजुकेशन की बात करी है कि दोनों ही भाषाओं में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए लॉयर्स को। India's legal system and education are legacies of its colonial past। तो हमारे इंडिया का जो लीगल सिस्टम है वो बहुत लेगेसी है, वो एक तरह से देन है या हमारे पास याद है हमारे कॉलोनियल पास्ट की, जो कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया रूल का है। लीगल एजुकेशन इन इंडिया वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1857 इन 3 यूनिवर्सिटीज़, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। तो लीगल एजुकेशन भारत में शुरू हुआ था 1857 ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया रूल इन मेजरली इन 3 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। Anyone who learnt English was eligible to study, qualify and practice law, and India followed the British judicial system
to a great extent, the India legal lexicon includes a range of terms in English. अब क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के समय जुडिशियल सिस्टम लॉन्च हुआ था, तो बहुत सारे जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो हमारे जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा हैं। तो इनकी जानकारी भी हमें तभी हो सकती है जो हम लीगल इंग्लिश को मास्टर करेंगे। द लीगल एजुकेशन रेगुलेटर DCI requires English to be induced as a compulsory paper in all courses in law, even though the course itself can be delivered and student tested in any medium. तो जो लीगल एजुकेशन रेगुलेटर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो चाहता है और रिक्वायरमेंट उसने दी हुई है कि इंग्लिश जो है कंपलसरी पेपर की तरह सभी कोर्सेज ऑफ लॉ में इंट्रोड्यूस किया जाए, भले ही जो मीडियम ऑफ आंसरिंग है वो इंग्लिश हिंदी में से कोई भी हो सकता है। However, studying law in native language helps a student who want to practice only in lower courts and their native places. At the same time, it limits a lawyer's career prospectus at lower level at मुफस्सल कोर्ट। तो अगर आप केवल वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही पढ़ाई करेंगे तो आपके पास केवल एक चॉइस होगी कि आप लोअर कोर्ट्स में ही प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स ऑल्सो हैव अ फोबिया ऑफ स्पीकिंग आउट ऑफ क्लास विच लोअर्स देयर कॉन्फिडेंस एंड लिमिट्स देयर ग्रोथ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स में ये भी एक डर रहता है, एक फोबिया होता है कि वो कहीं दूसरों से अलग ना नज़र आए, और इसीलिए वो इंग्लिश बोलने में शर्माते हैं, झिझकते हैं, और इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस और ग्रोथ दोनों ही कम होता है। Many students know the subject well, but they cannot excel due to their inability to counter and express in English language, thus they are left behind and depressed. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे होते पढ़ाई में, लॉ का अच्छा ज्ञान होता है, लेकिन केवल इंग्लिश लैंग्वेज में इनेबिलिटी की वजह से एक्सप्रेस न कर पाने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं और उनको डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। Education provides you with an unlimited space to expand yourself and discover your highest potential, and English is one of the master key available to you. So use it to unlock your greatest opportunities. So education provides you with an unlimited space to expand yourself. ये लीगल इंग्लिश का जो एजुकेशन है वो किसी भी तरह का एजुकेशन, स्पेशली हम इस वीडियो में लीगल इंग्लिश की बात करते हैं, तो आप जब इसको पढ़ते हैं तो अनलिमिटेड आप स्पेस आपके पास हो जाता है, आप अपने आप को फैला सकते हैं। जो मानव सभ्यता है वो फैलाव की सभ्यता है, वो हमेशा कुछ बड़ा, कुछ आगे करना चाहती है। तो जैसे ही आप एजुकेटेड होते हैं आपके पास बहुत स्पेस हो जाता है खुद को एक्सपैंड करने के लिए, आपको अपना पोटेंशियल, आपको अपना दमखम बढ़ाने के लिए जगह मिलती है, और इंग्लिश एक मास्टर की तरह आपके पास, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एक चाबी है ये आपके पास। इससे आप चाहें तो बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ के जो ताले हैं वो खोल सकते हैं और अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जिसका आप आज सपना देखते हैं। सो आई होप दिस short video lecture is of good help to you. God bless you all. Stay blessed. Keep learning.